हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। I'm योगिता सिंह, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर। बच्चों, लास्ट वीडियो जो है मैंने आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मैंने आपका शुरू स्टार्टिंग में मैंने आपको ये टॉपिक क्लियर कर दिए थे, जिसमें हम यूएन के बारे में पढ़ रहे थे। यूएन का जो विकास है उसके बारे में, उनके मेंबर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। यानी कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद कौन से सुधार किए गए संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बदलते परिवेश में ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसका अपवाद नहीं है, इसमें भी सुधार किए गए। हाल के वर्षों में इस वैश्विक संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाज़ उठी है। बहरहाल सुधारकों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरीके के बुनियादी सुधारों का मसला, एक तो यह है कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए, यानी कि जो इसकी प्रक्रिया है, जो इसके कार्य करने की तरीके हैं, उसमें सुधार किए जाए। दूसरा, इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश इस चीज़ से सहमत हैं कि दोनों ही तरह के ये सुधार जो है बहुत ज़रूरी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है, इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। बनावट और प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर है। ठीक है, इसमें जुड़ी हुई एक ये मांग ये है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। ये मांग रखी गई है क्योंकि इसमें 15 सदस्य हैं, तो उनकी सदस्यों की मांग बढ़ाने की बात की गई है ताकि समकालीन विश्व राजनीति की आवश्यकताओं की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। खास तौर पर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादातर देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्य देने की बात उठी है कि इन कंट्री से हैं ज़्यादा सदस्यता दी जाए। इसके अलावा अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और उनके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किन्हीं मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार के में लाने का सवाल उठा है। जो कुछ तो देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति सुरक्षा से जुड़े मिशनों में सबसे ज़्यादा प्रभावकारी तथा बड़ी भूमिका निभाएं, जबकि औरों की इच्छा यह है कि यह संगठन अपने को विकास और मानवीय भलाई के कामों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगायत न्याय और सामाजिक न्याय, इन तक की जो है भलाई के काम को वो करे। आइए हम दोनों की ही किस्म के सुधारों पर नज़र दौड़ाते हैं। इस चर्चा में हम ज़्यादा और ढांचागत और प्रक्रिया सुधार पर ध्यान देंगे। ये साइड में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं शुरू से लेकर, और अभी हमारे हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये 2017 में बने थे। तो जितने भी महासचिव बने हैं उनके नाम हैं, तो ये आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पहले अगर वैसे मैं तो आपसे पूछा था कि पहले कौन थे, तो पहले थे ट्राइगवली, ठीक है, 1946 में बने थे, 52 तक रहे थे। और अभी एट प्रेजेंट कौन है, तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ये 2017 में बने थे, अभी भी ये जो ये कार्यरत हैं। अब इसमें देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद हो गई थी, है ना, 1945 में हुई थी। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयाँ थी उसी के अनुरूप का इसका गठन हुआ था, और इसके कामकाज में तत्कालीन विश्व राजनीति की आवश्यकताएँ झलकती थी। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयाँ बदल गई। 1991 में आए बदलाव को ध्यान पे देखते हैं। देखिए, एक तो सोवियत संघ बिखर गया था 1991 में, ये बात बिल्कुल सही है कि सोवियत संघ जो है बिखर गया था, उसके सारे गणराज्य अलग हो गए थे उससे। उसके बाद दो पावरफुल कंट्री थी, अब उसके बाद फिर एक ही पावरफुल कंट्री रह गई, वो भी कौन, अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर रह गया। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस, कौन था सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य, रूस था। रूस और अमेरिका के बीच में अब संबंध कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक है। चीन बड़ी तेज़ी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, भारत भी तेज़ी से इस दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्यक्ष दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। ये देश सोवियत संघ से आज़ाद हुए देश थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं, अथवा पूर्वी यूरोप में भूतपूर्व साम्यवादी देश भी हैं। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी, जैसे कि जनसंहार, गृह युद्ध, जाति संघर्ष, आतंकवाद, परमाणु प्रसार,
जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, महामारी, ये सब जो है मौजूद हैं। ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989 में हो रहा था तो विश्व के सामने सवाल था कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है? जो कुछ करना जरूरी है, क्या इसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है? इससे क्या करना चाहिए, इसे क्या कैसे करना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से कैसे काम कर सकता है? क्या सुधार जरूरी है? पिछले 15 सालों में इसके सदस्य देश इस प्रश्नों के व्यावहारिक संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रक्रियाओं में क्या सुधार चाहिए? सुधार होने चाहिए, इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए ये मसला कठिन है, कोई बताने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस पर सहमति कायम करना मुश्किल है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। 92 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र था। सुरक्षा परिषद राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करेगा, यानी कि जो सुरक्षा परिषद है जितने भी राजनीतिक कार्य हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं करती है। इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का ही दबदबा रहता है। ये हमें सुरक्षा परिषद में देखने को मिलता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान थे उस समय पर। उन्होंने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराई जाए। मिसाल के तौर पर यही है कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए जाएं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। सुझाव आए, एक नए सदस्य को बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर नया सदस्य बनता है तो एक तो बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए वो देश, दूसरा उसके पास सैन्य ताकत भी होनी चाहिए, तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। चौथा, आबादी के लिहाज में बड़ा राष्ट्र हो और ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, और यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। तो एक सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के लिए एक देश के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ें जो सुझाव रखी गई। स्पष्ट है कि इन मानदंडों में से हर एक में कुछ ना कुछ वैधता है। सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती हैं। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद के सदस्यों के लिए इच्छुक ना हो, वह फिर भी बता सकता है कि कसौटियों में दिक्कत है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए अथवा उसके पास कितनी बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में कितना योगदान करे सुरक्षा परिषद की सदस्यता हासिल कर सके, कोई देश विश्व में बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक है। अगर लोकतंत्र को मानवाधिकार के प्रति सम्मान की कसौटी हो तो इस मामले में बेहतरीन रिकॉर्ड वाले देश की कतार लग जाएगी। सवाल यह है कि परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं एक सदस्य बनने के लिए। इसके आगे सवाल यह भी है कि प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाए। क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का यह अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए। एक प्रश्न यह भी है कि क्या महादेशों के बजाय क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाना चाहिए। प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए। आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं हल किया जाए। अगर आर्थिक विकास को आधार माने तब भी कठिनाई है। विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं, फिर भी संस्कृति का क्या करें। क्या विभिन्न संस्कृतियों सभ्यताओं को ज़्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कोई भी विश्व को सभ्यता संस्कृति के आधार पर बांटकर कैसे देख सकता है जबकि किसी एक ही राष्ट्र के अंदर विभिन्न सांस्कृतिक धाराएं उपस्थित होती हैं। इस तरह से जुड़े एक मसला सदस्य की प्रकृति को बदलने का था। मिसाल के तौर पर कुछ का जोड़ ये था कि जो 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया था उनकी जो वीटो पावर है उनकी वीटो पावर ख़त्म होनी चाहिए, है ना। जो परमानेंट सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के उनकी वीटो पावर ख़त्म करनी चाहिए। अनेक का मानना ये था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र संप्रभु राष्ट्रों की भी बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता है, अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए उचित या प्रासंगिक नहीं है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों को विशेष हैसियत दी गई है। 5 स्थायी सदस्यों में
सदस्यों को मुख्य फ़ायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें वीटो पावर का अधिकार होगा। ऐसे सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन हो जाता है। 2 साल की अवधि तक ऐसा सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए चुना नहीं जा सकता। ये ऐसा सदस्यों की स्थिति है। ऐसे सदस्यों का निर्वाचन इस तरह से होता है कि विश्व के सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। सुरक्षा परिषद में सब फैसला मतदान के जरिए होता है। सदस्य को एक वोट का अधिकार होता है हर सदस्य को। बहरहाल स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने वीटो का प्रयोग कर सकता है और इस तरह वह किसी भी फैसले को रोक सकता है। ठीक है, तो भले ही अन्य स्थायी सदस्यों सभी अस्थायी सदस्यों ने इस फैसले के पक्ष में मतदान किया हो, निषेध अधिकार को समाप्त करने की मुहिम तो चली ही है। यानी कि कोई भी किसी भी चीज़ को मसले को हटाना होता है तो वो इसको इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन इस बात की भी समझ बनी है कि स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राज़ी होंगे। शीत युद्ध भले ही समाप्त हो गया, लेकिन संभव है कि विश्व अभी इतने आमूल-चूल बदलाव के लिए तैयार ना हो। इस बात का खतरा यह है कि वीटो ना हो तो 1945 के समान इस ताकतवर देश की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में न रही। इसमें बाहर रहकर भी वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें। उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में ये संगठन प्रभावकारी ना रह जाए। तो इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन वो सुधार कैसे हो वो किसी को भी नहीं पता है। तो इस तरह की समस्याएं जो है संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त परिषद में पाई जाती हैं। तो ये बच्चों मैंने आपको यहाँ तक टॉपिक बता दिया है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक के पेजेस को अच्छे से पढ़ेंगे और वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और इन चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।